नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ग्रहदाह उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके इसके पहले का अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा शरद चंद्र जी के अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन से मिल जाएगा। आप अपनी मनपसंद कहानी और उपन्यास सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ग्रहदाह अध्याय 2। बाहर जाने पर मानो नशे में हो, सुरेश का देहमन डगमगाने लगा। तेज धूप उस समय निस्तेज होती जा रही थी। उसने गाड़ी लौटा दी और पैदल ही चल पड़ा। इच्छा थी कि कलकत्ते की भीड़ भरी हलचल वाली सड़कों पर अपने को एक बारगी मग्न करके जरा विचार कर ले। अचला की शक्ल, सूरत, बनावट, भाषा, व्यवहार शुरू से अंत तक बार बार याद आने लगे और मन में अपने आप को बहुत छोटा लगने लगा। उस मुखड़े में सौंदर्य की अलौकिकता नहीं थी। बातों में, व्यवहार में, ज्ञान, विद्या, बुद्धि का कोई वैसा अनोखापन भी कहीं नहीं छलका। फिर भी ना जाने कैसे उसे ऐसा मालूम होने लगा जैसे अभी अभी वह एक ऐसी विस्मयकारी वस्तु देखकर आया है जो आज तक कहीं नजर नहीं आई। चलते चलते वह घड़ी घड़ी अपने आप से पूछने लगा, यह अचरज क्यों? किस बात ने उसे आज इस कदर अभिभूत कर दिया? उस युवती में कोई ऐसी चीज उसने देखी जिससे अपने आप को हीन सोचते हुए भी उसका हृदय एक अनजानी सार्थकता से भर गया। उस युवती का वास्तविक कोई परिचय अभी तक उसे भाग्य से प्राप्त नहीं हुआ, परंतु वह बड़ी है, बहुत ऊंची। उसे प्राप्त करना किसी भी पुरुष के लिए दुर्भाग्य नहीं। यह संशय एक बार भी उसके मन में क्यों नहीं आया? सोचते सोचते उसकी विचारधारा एक बार ठीक जगह पर चोट कर बैठी। उसे लगा शिक्षा, ज्ञान, उम्र, इन सभी बातों में उससे छोटी होने के बावजूद महज कुछ क्षणों की बातचीत ने उस युवती ने जो उसे इस प्रकार से पराजित कर दिया, वह सिर्फ अपने असाधारण संयम के बल से। इसलिए वह इतनी शांत होते हुए भी इतनी दृढ़ थी, और इतना सब जानते हुए भी ऐसी मौन। महिम के बारे में जब वह प्रगल्भ की तरह बकता ही चला जा रहा था, तब वह सिर झुकाए चुपती सहती गई थी, और जरा देर के लिए भी चंचल होकर उसने नहीं देखा, तर्क नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, उसे अपने को छोटा नहीं बनाया। हर समय उसने अपने को जब्त किया, छिपाया, जबकि कोई भी बात उससे छिपी ना थी। महिम को वह कितना प्यार करती है यह उसने बताया नहीं जरूर, लेकिन उसकी अटूट श्रद्धा किसी प्रकार भी टूटी नहीं। यह बात उसने किस प्रकार आसानी और संक्षेप से बता दी। अनेक गलियों का चक्कर काटकर सुरेश सांझ के बाद घर लौटा। बैठक में कदम रखते ही उसने अवाक होकर देखा। आंख पर हथेली रखे महिम एक कोच पर पड़ा है। वह उठ बैठा, बोला, आओ सुरेश। अरे, कहकर सुरेश धीरे धीरे एक कुर्सी को लेकर बैठ गया। यह विद्या महिम से ही उसने सीखी है, और अच्छी तरह सीखी है। यह बात खुद से बहुत बार कहने लगा। उसमें बचपन से ही संयम की कमी थी, इसलिए दूसरे किसी में उसकी इतनी अधिकता देख उसका शिक्षित भला अंतःकरण खुद ही उस गौरवमय के चरणों में झुककर अपने को धन्य समझने लगता। महिम कभी कभी ही आता, इसलिए जब आता सुरेश का स्वागत जरा बड़ा चढ़ाकर होता। आज लेकिन उसकी बात ही ना सुनी। महिम ने हैरान होकर कहा, डेरे पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि तुम गए थे। सोचा कृपया करके एक बार दर्शन दे आऊं। क्यों, कितने दिनों के बाद आए हो, सोच सकते हो? महिम ने हंसकर कहा, जरूर, करूं क्या, फुर्सत ही नहीं मिली। और गौर किया करके देखा तो गैस की रोशनी में सुरेश का चेहरा बड़ा सूखा सा और कठोर लग रहा था। उसे प्रसन्न करने के ख्याल से स्निग्ध स्वर में फिर बोला, तुम्हारा बिगड़ना उचित है, यह मैं 1000 बार स्वीकार करता हूँ, मगर यकीन मानो सच ही समय नहीं मिलता। आजकल जरा पढ़ाई का दबाव बढ़ गया है ना, और सुबह शाम कुछ ट्यूशन। अच्छा, ट्यूशन भी शुरू हो गया है? इस बात का जवाब महिम टाल गया। बोला, मेरी तलाश में गए थे, खास काम था क्या? सुरेश ने कहा, हाँ, आज तुम नहीं आए होते तो कल सवेरे मुझे फिर से जाना पड़ता। कारण जानने के लिए महिम उत्सुक होकर देखने लगा। बड़ी देर तक उसके पैरों के जूतों की ओर ताकते हुए रहकर उसके बाद सुरेश बोला,
इस बीच तुम शायद केवल केदार बाबू के यहाँ नहीं गए हो? महिम, नहीं। क्यों नहीं गए? मेरी वजह से ना। अच्छा, उस वचन से मैं तुम्हें बरी किए देता हूँ, मनमाना वहाँ जा सकते हो। महिम हंसा। नहीं जाऊंगा ऐसी प्रतिज्ञा की थी, यह तो मुझे याद नहीं आता। सुरेश, ना हो तो ठीक ही है, फिर भी मेरी ओर से कोई बाधा नहीं। यह अनुग्रह है या निग्रह है? सुरेश, तुम्हें क्या लगता है महिम? सदा जो लगता है वही। मेरी सनक है ना। खैर, जो चीज़ चाहे सोच सकते हो, कोई ऐतराज नहीं। अब वह रोक मैंने हटा ली, तुम जा सकते हो। इसका कारण पूछ सकता हूँ? ख्याल का कोई कारण भी होता है? तुम्हारे पूछने से ही मुझे बताना पड़ेगा। महिम जरा देर चुप रहकर बोला, लेकिन सुरेश, तुम्हारे ख्याल के चलते ही सारी दुनिया को रोक लग जाएगी और उठ जाएगी। ऐसा ही तो शायद अच्छा ही हो, मगर वास्तव में ऐसा नहीं होता। जहाँ तुम्हें कोई बाधा नहीं, वहाँ मुझे बाधा हो सकती है। इसके माने उस रोज़ तुमने ब्राह्म महिलाओं के बारे में जो जो कहा, मैंने उन पर सोच कर देखा। खैर, तुमने कहा था कि 1 महीने में मेरे लिए एक लड़की ठीक कर दोगे, उसका क्या हुआ? सुरेश ने नज़र उठाकर देखा। गंभीरता की आड़ लेकर महिम मजाक उड़ा रहा है। उसने भी गंभीर होकर कहा, मैंने सोच कर देखा महिम। घटकली, घटकली यानी मतलब जो ब्याह कराते हैं उन्हें कहा जाता है। घटकली मेरा पेशा नहीं। उसके बाद हंसकर बोला, मगर मजाक छोड़ो। अब तक तुमने मेरी इज्जत रखी, इसके लिए 1000 धन्यवाद। लेकिन आज मेरा हुक्म मिल गया तो कल सुबह ही एक बार वहाँ जा रहे हो ना? नहीं, कल सवेरे मैं घर जा रहा हूँ। लौटोगे कब? 10-12 दिन लग सकते हैं, महीना भर भी हो सकता है। महीना भर? नहीं नहीं, यह ना होगा। अचानक झुककर सुरेश महिम के हाथ खींचकर अपने हाथ में लेते हुए बोला, ना, मुझे और दोषी मत करो महिम। कल सवेरे ही तुम वहाँ जाओ, वे शायद राह देख रही हैं। कहते कहते उसका सवर कांप गया। महिम को आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सुरेश का हठात ऐसा आवेग कंपित स्वर, ऐसा जबरदस्त अवरोध, और खासकर एक ब्राह्म महिला के लिए यह आदर। वह विहल उठा। कुछ देर एकटक अपने दोस्त की ओर देखते रहकर बोला, कौन मेरी राह देख रही है सुरेश? केदार बाबू की लड़की? सुरेश ने अपने को संभाल कर कहा, देख भी तो सकती है। महिम फिर कुछ देर तक सुरेश की ओर देखता रहा। इस बीच बेबुलाए ब्राह्म परिवार में जाकर वह परिचित भी हो सकता है, यह भावना उसके मन में उत्पन्न नहीं हुई। थोड़ी देर मौन रहकर वह बोला, भाई, मैं हार मानता हूँ। तुम्हारा आज का यह व्यवहार मेरी समझ से परे है। ब्रह्म लड़की राह देख रही है, तुम्हारे मुंह से यह ऐसी बात का मतलब समझना मेरे लिए असंभव है। सुरेश, ठीक है, यह बात कभी बताऊंगा। अभी यह कहो, कल एक बार जा रहे हो वहाँ? नहीं, कल असंभव है, मुझे सुबह की ही गाड़ी से जाना है। कुछ मिनटों के लिए भी नहीं जा सकते? नहीं, वह भी नहीं। मगर तुम्हें हुआ क्या है, यह तो बताओ। वह बात कभी बताऊंगा, आज नहीं। अच्छा है, मैं जाकर तुम्हारी खबर दे आऊँ। महिम और हैरान हो गया। दे आ सकते हो, लेकिन इसकी कोई तो ज़रूरत नहीं। सुरेश, ना ज़रूरत हो, ज़रूरत ही तो सब कुछ नहीं। परिचय देने से वे मुझे पहचानेंगे? हाँ, एक बार तो ज़रूर पहचान जाएंगे। सुरेश, वह काफ़ी है। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, यह कहने से पहचान लेंगे? हाँ। सुरेश अब जरा हंसने की कोशिश करने लगा। पहचानेंगी? एक घोर भ्रम विद्वेष बंधु के आते। लेकिन यही तो तुम्हारा प्रधान गर्व है सुरेश, महिम ने कहा। सुरेश बोला, बेशक। कहकर कुछ काल चुपचाप धरती की तरफ ताकता रहा और अचानक उठ खड़ा हुआ बोला, आज मुझे बेहद नींद लग रही है महिम, चला सोने। और वह अनमन ऐसा धीरे धीरे चला गया। मन ही मन सुरेश निसंशय सोच रहा था कि बात को महिम चाहे जैसे टाले, पर वह उसी के अनुरोध के कारण अचला से भेंट करने को नहीं जा रहा था। पर चाहे वह जितना ही करता हो, मगर अभी तक एक ब्राह्म लड़की के आगे अपने बाल्य बंधु को छोटा तो नहीं दिखा सकता। ऐसी बात कल भी सुनी होती तो गर्व से उसकी छाती 10 हाथ फूल उठती। सुने बिछौने पर आज लेकिन इस बात पर उसे आनंद ना मिला। वह उसे केवल यही लगने लगा कि वह किसी न किसी दिन गपशप हंसी मजाक में अजीब सी होकर यह बात अचला के कानों पहुंचेगी। उस दिन सुख की गोदी में बैठी वह अपने पति के इस निकम्मे मित्र की विफल ईर्ष्या का कोई मतलब नहीं ढूंढ पाएगी। लेकिन मजाक में भी वह मितभाषिणी कभी कोई सवाल पूछ नहीं सकेगी और मन ही मन हंसकर कहेगी, मित्रता के अत्यंत अभिमान से आदमी ने नाहक ही इतना परिश्रम किया, व्यर्थ ही कि कुड़न और जलन से कितना जलता रहा। रात उसे अच्छी तरह नींद नहीं आई और जितनी बार नींद खुली उतनी बार ये कड़वी चिंताएं धिक्कारती हुई कह गई, दूसरे के लिए ऐसे सिर दर्द का रोग तुम्हारा कब छूटेगा सुरेश? सुबह उठकर वह उस दिन के किसी काम में चित ना लगा सका और दिन चढ़ते चढ़ते गाड़ी से केदार बाबू के यहाँ
जा पहुंचा। ब्यारा ने बताया, बाबू अलीपुर कचहरी गए हैं, लौटने में 3-4 घंटे देर भी हो सकती है। सुरेश लौटने को हुआ तो पूछा, दोनों ही निकल गए? ब्यारा समझ ना सका, बोला, यह तो मैं नहीं जानता बाबू। सुरेश मुश्किल में पड़ गया। मकान मालिक की गैर मौजूदगी में उनकी जवान लड़की के बारे में पूछना ब्राह्म परिवारों में शिष्टता के विरुद्ध है या नहीं, वह स्थिर न कर सका, लेकिन उसे ज़रूरत लड़की से ही तो थी। बोला, तुम्हारे मालिक को लौटने में इतनी देर भी तो हो सकती है, मैं आधा घंटा इंतजार ही करके देख लूँ। बैरे ने सुरेश को ले जाकर बैठक में बिठाया। दीदी जी हैं, उन्हें खबर कर दूँ? कहकर वह जवाब के लिए ताकता रहा। उसने कल ही देखा था कि अचला इस भले आदमी के सामने होती है। मन की तीव्र उत्सुकता को जी जान से दबाते हुए सुरेश ने कहा, उन्हें खबर दोगे? अच्छा दो, ना हो तो तब तक उन्हीं से ही 2-1 बातें की जाए। बैरा चला गया और तुरंत बगल के दरवाजे का पर्दा हटाकर अचला कमरे में आई। सुरेश उठ खड़ा हुआ, बोला, महीम तो घर चला गया, मैंने उससे कई बार कहा कि आपसे मिल ले, लेकिन नहीं आया, ऐसा ही कुछ। अचला का चेहरा एक पल के लिए सफ़ेद हो गया, मगर नमस्ते करके वह पास के एक चौकी पर बैठकर और धीरे से कहा, जाना शायद बहुत ज़रूरी होगा, घर में किसी की तबीयत तो खराब नहीं हुई? नमस्कार करते देख अप्रतिभ होकर सुरेश ने प्रति नमस्कार किया और अपनी अनावश्यक उत्तेजना से अचला की शांत गंभीर बातों को तौलकर 100 गुना लज्जित हुआ। अपनी आवाज़ को भरसक, संयत और स्वाभाविक करके बोला, ज़रूरत जो भी हो, चाहे वह ऐसी भयानक भी क्या हो सकती है कि 2 मिनट के लिए भी आकर आपसे कह नहीं जा सकता? फिर जब यह ठिकाना ना हो कि लौटेगा कब, आप ही कहें, घर में उसका है कौन जिसकी बीमारी में उसे इस तरह जाना पड़े? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। अचला के होठों पर एक लजीली स्निग्ध हंसी खेल गई। बोली, चूंकि अभी कोई नहीं है इसलिए आपने ऐसा कहा, होती तो आप भी इसी तरह कहकर चल देते। यह तो मैं जोर देकर कह सकती हूँ। कुर्सी पर जोरों की एक थाप जमाकर सुरेश ने कहा, हरगिज़ नहीं, आप मुझे नहीं पहचानती। तभी ऐसा कहा, पहचानती तो नहीं कह सकती थी। अचला बोली, ठीक तो है, अब पहचान लूँगी, और कोई होगा तो जान भी सकूँगी, क्या ख्याल है? सुरेश, जरूर जरूर, 100 बार। इसके सिवा महीम जैसे मित्र से मैं अपनी कोई बात छिपा भी नहीं सकता, और छिपाना ठीक भी नहीं समझता। कहकर हठात उत्तेजित हो बोल उठा, आप कहती हैं कोई होगी तो जानेगी, मगर मैं कहता हूँ आपको बिना बताए आपकी राय लिए बिना नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको महीम से अलग नहीं कर देखता और मेरे में ये मजाल भी नहीं। आज मेरे लिए आप दोनों अभिन्न हैं। अचला ने सलज मुखड़ा हिलाकर कहा, अच्छा, तब तो देखा जाएगा, लेकिन शुभ दिन आने तक मैं आपके मित्र को दोषी तो नहीं ठहरा सकती सुरेश बाबू। सुरेश अचानक गंभीर होकर बोला, यह आपकी मर्जी, पर मुझे जांचने का शुभ दिन इस जन्म में आएगा या नहीं संदेह है। खैर छोड़िए, आज सुबह ही आपके यहाँ क्यों हाजिर हुआ मालूम है? कल रात में सो ना सका, और ना आता तो आज भी ना सो पाता। यह समझता था मैंने बहुत अपराध किए, आज एक एक आपके सामने स्वीकार कर जाऊंगा, इसलिए मैं आया हूँ। सुरेश की प्रबल विरुद्धता अचला से छिपी ना थी, इसलिए शंकित सी हो वह चुप देखती रही। सुरेश कहने लगा, कल शाम के बाद घर लौटकर देखता हूँ कि महीम बैठा है। हाँ, आप जरूर जानती हैं कि मैं ब्राह्मणों को फूटी निगाहों यानी ब्रह्म समाज को वैसा अच्छा नहीं समझता। हाँ, मैं जानती हूँ। सुरेश, क्यों ना जानेंगी, परंतु यह भी ना भूलें कि तब मैं आपको पहचानता ना था, इसलिए मैंने महीम से आग्रह किया कि कम से कम 1 महीना वह यहाँ ना आए। जानती हैं क्यों? अचला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मगर शायद यह आपने सोचा होगा कि पुरुषों को कुछ भूलने के लिए 1 महीना काफ़ी है, उससे ज़्यादा लगना उचित नहीं। सुरेश ने विनीत भाव से इस चोट को ग्रहण कर लिया। कहा, मैं सदा का अबोध हूँ, शायद मन में ऐसा कुछ सोचा। इसके सिवा आपके विरुद्ध एक भयानक षड्यंत्र था। मैंने शपथ ली थी कि 1 महीने के अंदर कहीं लड़की ठीक करके मैं महीम का ब्याह कर दूंगा, जैसे भी हो उसे इससे रोकना है। मेरा मित्र होकर वह एक स्त्री के मुंह में समाज को छोड़कर चला जाए, यह ना हो सके। रुकी सांस छोड़कर अचला ने कहा, ठीक है फिर? उसके फीके मुखड़े कोई और देखकर सुरेश जरा मुस्कुराया। बोला, उसके बाद डरने की बात नहीं, मैंने वह पाप इच्छा छोड़ दी है। आज आपके सामने यह कबूल करता हूँ। एक रात मैंने आपसे भेंट कर जाने के लिए उससे बड़ा अनुरोध किया। एक दिन मेरा अनुरोध उसने माना था, कल नहीं माना। आपसे मिले बिना ही वह कलकत्ते चला गया। अचला, जाने का कोई कारण नहीं बताया? नहीं, काम, बस यही। अचला और एक निश्वास छोड़कर मानो अपने आप से कहने लगी,
जरूरत और जरूरत। सदा से उनसे यही सुनती आई हूँ, जरूरत ही सदा उनका सर्वस्व है। सुरेश, खत डालकर भी तो आपको बता सकता था। नहीं, वे खत नहीं लिखते। सुरेश ने कुछ देर चुप रहकर नजर उठाकर देखा। बोला, कभी यह भी नहीं बताता कि कौन सी जरूरत है। उसका सुख दुख भला बुरा सब मानो उसका अकेले का है, स्वार्थी। कभी किसी को हिस्सा ना लेने दिया, इसके लिए बचपन से वह मुझे कितना सताता आया है, इसका ठिकाना नहीं। निष्ठुर, लगातार उपवास कर करके वह मेरे खाने पहनने को विषाक्त करता रहा, मगर कभी उसने मेरी खातिर भी मेरे हाथ से कुछ ना लिया। मुझे डर है कि जिस संग दिल से मुझे कभी सुख नहीं मिला, उसके साथ आप ही क्यों सुखी हो सकेंगी। देखते ही देखते उसकी दोनों आंखें आंसू से छलछला उठी। झटपट पहुंचकर जबरदस्ती जरा हंसते हुए बोला, मेरा बाहरी रूप देखने में बड़ा सख्त है, लेकिन अंदर से उतना ही दुर्बल। महिम इसका ठीक उल्टा है, पर तो भी हमारी जैसी मित्रता दुनिया में शायद बहुत कम होगी। नजर झुकाए अचला ने धीमे से कहा, मुझे मालूम है सुरेश बाबू, और यह भी जानती हूँ कि वह मैत्री आज भी वैसे ही अक्षय बनी हुई है। बचपन की सारी पुरानी स्मृतियां सुरेश के कलेजे में आलोड़ित हो उठी। आंसू रूधे स्वर में बोला, जब मालूम ही है तो आज मुझे यह भीख दें कि अनजाने में आप लोगों से जो दुश्मनी मैंने की, वह अपराध अब कलेजे में ना भींधे। उसकी आवाज आवेग से फिर रूंध गई। अचला का हृदय भी मानो डोल उठा। उमड़ते हुए आंसू को छिपाने के लिए मुंह फेरते हुए उसने देखा, पिता द्वार पर खड़े हैं। सुरेश को देखकर केदार बाबू ने खुश होकर कहा, अरे सुरेश बाबू। सुरेश ने खड़े होकर नमस्ते किया। उन्होंने आसन ग्रहण करते हुए ही पूछा, महिम की क्या खबर है, उसका तो पता ही नहीं। वह जरूरी काम से सुबह की गाड़ी से घर चला गया, यही कहने आ गया। केदार बाबू ने हैरत में आकर कहा, घर चला गया? और फिर अचानक जले भुने से कहने लगे, वह घर जाए या कहाँ जाए हमें कोई मतलब नहीं, मगर तुम बेटे समय मिलने पर तो घर के लड़के जैसे हो, आया करो, मुझे बड़ी खुशी होगी। मगर तुम्हारा मिथ्याचारी मित्र रतन अब कभी अपना मुंह ना दिखाए। भेंट हो तो कह देना, उसे हया चाहिए ना चाहे, कम से कम अपमान का डर तो रहे। सुरेश गर्दन झुकाए बैठा रहा। उसके मन के भाव का अनुमान करने की कोशिश करते हुए वे बोले, नहीं नहीं, इसमें तुम्हें शर्म महसूस करने की कोई वजह नहीं, बल्कि कर्तव्य करने का गौरव है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुमने किस बड़ी मुसीबत से हमें बचाया। हम किस हद तक तुम्हारे कृतज्ञ हैं। लड़की की ओर देखकर बोले, मैं कल से ही चकित हूँ अचला कि उसने सुरेश जैसे लड़के से कैसे दोस्ती की थी, और वह दोस्ती उसने कायम कैसे रखी। फिर थोड़ा रुक कर बोले, जो यह कर सकता है वह हम जैसे दो निरीह जीवों को छल सकता है। यह बड़ी बात नहीं, मानता हूँ, मगर यह भी गजब ही है कि वह कैसा आदमी है। क्या है, मेरे जैसे प्रवीण आदमी ने भी कभी पूछताछ की जरूरत महसूस न की। सुरेश कुछ बोला नहीं। वह सिर उठाकर केदार बाबू की तरफ ताक भी न सका। केदार बाबू ने जरा देर इंतजार करके अपनी पोशाक की ओर देखकर कहा, मुझे बहुत सी बातें पूछनी है बेटे, तुम जरा बैठो, मैं कपड़े बदलाऊं। कहकर वे जाने लगे। तभी सुरेश ने कहा, मुझे देर हो चुकी है, आज मैं चलूं, फिर कभी आऊँगा। कहकर व्यस्त होकर उठ खड़ा हुआ और किसी तरह नमस्कार करके तुरंत निकल पड़ा। लेकिन अगले ही दिन वह वहाँ फिर दिखाई पड़ा, और उसके दूसरे दिन भी ठीक उसी समय उसकी गाड़ी की आवाज़ नीचे आकर थमी। लेकिन उसके बाद वाले दिन भी जब उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो देर हो चुकी थी। नहाने खाने के लिए तकाजा करके अचला पिता को उठाना चाह रही थी, मगर वे उठ ना सके। सुरेश को बैठाकर वे गप करने लगे। सुरेश यह गौर कर रहा था, इसलिए साधारण दो एक बात करके वह उठने लगा। इतने में उसके सिर के रूखे सूखे बालों को देखकर केदार बाबू ने अचानक परेशान होकर पूछा, तुम्हारा तो नहाना खाना भी नहीं हुआ सुरेश बाबू? सुरेश ने हंसकर कहा, जी मेरा नहाना खाना जरा देर से ही होता है। केदार बाबू ने मनो सुना ही नहीं, बोल उठे। दूसरे ही क्षण एकाएक व्यस्त उठे। नहाना खाना नहीं हुआ? तब एक मिनट जरा ठहरो, यहीं नहाकर जो बने खा लो। बेटी जरा जल्दी करो, 12 बज गए। और बैरा आदि के नाम चीख पुकार करते हुए वे निकल गए। अचला अब तक स्थिर खड़ी थी। उसने किसी भी तरह की चंचलता ना दिखाई। पिता के चले जाने के बाद उसने धीरे से पूछा, आप हमारे यहाँ कुछ खा सकेंगे? सुरेश ने सिर उठाकर अचला की ओर देखते रहने के बाद कहा, आपकी क्या राय है? आप तो कभी ब्राह्म के यहाँ नहीं खाते? हाँ, नहीं खाता, पर आप लाएंगी तो खा लूँगा। जरा ठहर कर बोला, शायद आप सोच रही कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यह नहीं, आप देंगी तो वाकई खाऊंगा। कहकर वह देखने लगा। अचला ने मुंह झुकाकर अपनी हंसी छिपा। बोली, मैंने वाकई सोचा था कि आप मजाक करें।
कल तक जिनके घर जाने में भी घृणा का अंत नहीं था, आज उन्हीं के हाथ का छुआ खाने की प्रवृत्ति आपको कैसे होगी? सोच भी नहीं पाती सुरेश बाबू। सुरेश ने मलिन मुख व्यतीत स्वर में कहा, आखिर इतनी देर के बाद आप यही निष्कर्ष निकाला कि आपके हाथ का खाने से मुझे घृणा होगी? अचला, लेकिन यही सोचना तो स्वाभाविक है सुरेश बाबू। आप जैसे एक उच्च शिक्षित सज्जन की सदा की बंधी सामाजिक धारणा एकाएक एक ही दिन में अकारण बह जाएगी, क्या सहज है? सुरेश, नहीं, सहज नहीं, मगर अकारण नहीं। यह कैसे सोच रही है? सोच है, कारण हो भी सकता है। कहकर वह इस तरह देखता रह गया कि उत्तर देने में अचला बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी बात से उसे चोट लगी, यह तो उसकी शक्ल देखकर ही समझ गई, और एक तरह का हिंसक आनंद भी उठा रही थी। लेकिन वह पीड़ा अचानक उसके चेहरे को एक बार भी राख सा रुखा दे सकती है, यह उसने नहीं सोचा था। इसलिए खुद भी पीड़ित होकर जबरदस्ती जरा हंसकर बोली, सोच कर देखिए, आप जैसे कठोर प्रतिज्ञा आदमी भी। सुरेश, हाँ, बह जाता है। उसका स्वर कांपने लगा। बोला, आपने एक दिन की बात कही, मगर जानती हैं, आपकी एक दिन के भूकंप में आधी दुनिया पाताल में डूब सकती है। एक दिन कम नहीं होता। कहकर वह फिर एकटक देखता रहा। अचला डर गई। सुरेश के चेहरे पर कैसी एक सूखी पांडुरता थी। कपाल की दोनों नसें लहू से फूली, आंखें दमदम कर रही थी, जैसे झपट्टा मारकर किसी चीज को पकड़ना चाहती। एक तो गर्मी, तिस पर इतनी देर तक नहाना खाना नहीं हुआ। पिछली रात बिल्कुल नींद नहीं आई। उसके पांव के नीचे की जमीन तक अकस्मात मानो हिल उठी। सुर्ख आंखों को फाड़कर वह बोला, ब्राह्मण से घृणा करता हूँ या नहीं, यह जवाब ब्राह्मणों को दूंगा, लेकिन आप मेरे आगे उनसे बहुत ऊपर हैं। उसकी उन्मादी भंगिमा से अचला डर के मारे काट हो गई। किसी तरह इस प्रसंग को दबा देने की नियत से भयभीत होकर कहने लगी, बैरा। लेकिन वह अस्फुट धीमी आवाज सुरेश की रोष भरी ऊंची आवाज में दब गई। वह तीव्र स्वर में कहने लगा, महज 2 दिन का परिचय, बेशक, मगर जानती हैं, दिन, घंटा, मिनट में महीम को मापा जा सकता है। सुरेश को नहीं, वह स्थान काल से परे है। तुमने भूमिकंप देखा है जो पृथ्वी को ग्रास करता है? व्याग से डरी हुई हिरणी सी अचला पलक मारते उठ खड़ी हुई और बोली, आपके नहाने का बंदोबस्त। कहकर कदम बढ़ाते ही सुरेश ने सहसा आगे झुककर अचला का हाथ खींच लिया। वह उत्तेजित और आकस्मिक खिंचाव सह लेना औरत के बस का नहीं। वह सुरेश के बदन पर औंधी आ गई। भय और विस्मय को पार कर आत्रगण की बाप रे आवाज कांपते होठों से निकलते ना निकलते सुरेश उसके दोनों हाथ को अपनी छाती में खींचकर पुकार उठा, अचला। अचला आंखें उठाए मूर्छित मंत्रमुग्ध की भांति देखती रही, और सुरेश भी जरा देर के लिए कुछ बोल न कर सका। सिर्फ बेहद जलते होठों से कैसी तो एक तीखी जलन छिटकती रही। कुछ क्षण इस तरह से रहकर सुरेश ने एक बार फिर अचला के दोनों हाथों को छाती से दबा उच्छ्वासित होकर कहा, अचला, एक बार इस भूकंप की भयानक धड़कन को अपने हाथों से अनुभव करके देखो। देखो कैसा भीषण तांडव इस कलेजे के अंदर हो रहा है। यह दुनिया के किसी भूकंप से छोटा है? कह सकती हो संसार की कौन जात, कौन धर्म, कौन सा मत है जो इस विप्लव में पड़कर भी रसाताल में न डूब जाएगा? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पिताजी आ रहे हैं। कहकर जबरदस्ती अपने को छुड़ाकर वह अपनी कुर्सी पर जाकर शांत होकर बैठ गई कि केदार बाबू अंदर आकर परेशान से बोले, देर हो गई थोड़ी। अरे यह कमबख्त बहरा रह रहकर कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। बेटी अचला, अरे यह क्या तबीयत खराब है? मुंह सूख कर एक बार की जैसे किसी तरह जरा हंसने की कोशिश करके बोली, तबीयत क्यों खराब होगी? फिर भी सिर दर्द जैसी गर्मी पड़ती है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। केदार बाबू निश्चिंत होकर बोले, गनीमत है, चेहरा देखकर तो डर गया था। तो तुम जरा देखो तो बेटी, अगर ठीक हो तो मैं मिनटों में सब कर लेती हूँ। मैं सुरेश बाबू से वही तो कह रही थी कि हमारे यहाँ नहाने खाने में इन्हें ऐतराज़ तो नहीं? केदार बाबू ने अचरज से पूछा, ऐतराज? ऐतराज क्यों होगा? नहीं नहीं, मैं तुमसे कह चुका सुरेश, एक दिन में मैंने तुम्हें घर के लड़के सा समझ लिया। घर भी तुम्हारा है। और बेटी की ओर देखकर गर्व के साथ बोले, ऐसा ना होता बेटी तो भगवान इन्हें हम ब्राह्मणों के पास भेजते ही क्यों? लेकिन अब देर करना ठीक ना होगा। मेरे साथ आओ, तुम्हें नहान घर दिखा दूँ। लेकिन केदार बाबू के आते सुरेश ने जो सिर झुका लिया सो सीधा न कर सका। अचला ने कहा, तंग करने से क्या लाभ बाबूजी? हो सकता है हम ब्राह्मणों के यहाँ खाने से झिझक रहे हों, फिर अरुचि से खाने पर तबीयत खराब हो जाएगी। केदार बाबू मायूस हो गए। सुरेश बड़े आदमी का लड़का ठहरा, आज़ाद, घर की गाड़ी पर चलता है, उसे खिला पिलाकर जैसे भी हो अपना बनाना ही है। अचानक उसके
झुके मुखड़े की ओर नजर पड़ते केदार बाबू अचरज से चौंक उठे। ये क्या सुरेश, चेहरा स्याह हो गया। उठो उठो, सिर धोने में अब जरा भी देर ना करो। और वे हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे उठा ले गए।